Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about DKA, diabetic ketoacidosis. अब हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी डीकेए के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डीकेए, व्हाट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डीकेए, हाउ टू डायग्नोज डीकेए और आखिर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मैनेज डीकेए. The word decay include three words, that is diabetic, keto and acidosis. इस डायबिटिक का मतलब ये है कि ये पेशेंट जो है ऑलरेडी नोन केस ऑफ डायबिटिक होता है. मतलब मोस्टली जो होते हैं ना ये टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में होते हैं. सही है, मोस्टली टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट में होते हैं. और इस तरह भी हो सकता है कि एक पेशेंट आ जाए लेकिन वो नॉन केस डायबिटिक मेलाइटिस का नहीं होगा. फर्स्ट प्रेजेंटेशन पे आप उसे एज अ डीके रिसीव करेंगे और उसी वक्त आप उसे डायग्नोस करेंगे कि ये तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है और उसको आपने रिसीव किया है इन एज अ केस ऑफ डीके. सेकंड जो है कीटो. कीटो का मतलब ये है कि इसमें कीटोन प्रोडक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, कीटोन प्रोडक्शन इंक्रीज होती है. थर्ड एसिडोसिस है. एसिडोसिस का मतलब ये है कि इसमें ब्लड पीएच जो है लेस देन 7.3 का होता है. सही है. ठीक है, हमें पता चला कि ये डायबिटिक पेशेंट में होता है, इसमें कीटोन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और थर्ड इसमें ब्लड पीएच जो है ये 7.3 से डिक्रीज होता है, यानी इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है. कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है इंक्लूड थ्री वर्ड्स, डायबिटीज, कीटो एंड एसिडोसिस. नॉन के साथ डायबिटीज मेलाइटिस का होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. कीटो इसमें कीटोन प्रोडक्शन इंक्रीज होती है. एसिडोसिस जो है ब्लड पीएच विल बी डिक्रीज्ड. ओके, तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज एन एक्यूट मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस characterized by hyperglycemia, ketoacidosis and ketonuria and dehydration. मतलब इसमें क्लासिक ट्रायड है. सही है, इसमें क्लासिक ट्रायड होता है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया होता है. सही है, कीटोनोरिया एंड कीटोनीमिया होता है एंड डिहाइड्रेशन होती है. सही है, ये क्लासिक ट्रायड ऑफ डीके है. अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. सीवियर डिहाइड्रेशन होता है. सही है, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से ड्राई माउथ होती है. ड्राई माउथ, स्किन टर्गर जो है ये डिक्रीज होता है. हार्ट रेट इंक्रीज होती है. ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है. सही है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है. और दूसरी बात ये है कि इसके पल्स वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज होता है. पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होता है. सही है. दूसरी बात ये है कि इसमें ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डायबिटीज मेलाइटिस में पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है एंड पॉलीपेजिया होता है. सही है. और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सिवियर एब्डोमिनल पेन कंप्लेंट करते हैं. सही है, सिवियर एब्डोमिनल पेन कंप्लेंट होता है इस पेशेंट में. ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है. सिवियर डिहाइड्रेशन होता है जिसकी वजह से ड्राई माउथ, स्किन टर्गर डिक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होती है, पल्स वॉल्यूम डिक्रीज होता है. ऑलरेडी हमें पता है कि पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडेप्सिया इस पेशेंट में होता है, डायबिटिक पेशेंट में. और सिवियर एब्डोमिनल पेन कंप्लेंट करता है. सही है. इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है? ये डिक्रीज्ड इंसुलिन की वजह से भी हो सकता है, या तो इंसुलिन इनसफिशिएंट डोज लेता है, या इस तरह भी हो सकता है कि डिफेक्टिव पेन डिवाइस होता है या मिस डोज ऑफ इंसुलिन होता है. सही है, डिफेक्टिव पेन डिवाइस, मिस्ड इंसुलिन
डोज होता है, सही है। मिस्ड इंसुलिन डोज होता है या इनसफिशिएंट इंसुलिन होता है, सही है। इंसुलिन होता है जिसकी वजह से ब्लड में इंसुलिन डिक्रीज होता है, जिसके रिजल्ट में ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होता है, यानी हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है। और अदर फैक्टर जो है इसमें इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में नमोनिया हो सकता है, नमोनिया है, यूटीआई है, इन्फार्क्शन भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। और कोकेन बंदा यूज करता है, सही है, यूज करता है। डिफरेंट रीजन की वजह से ये डायबिटिक पेशेंट में डीके को प्रिसिपिटेट करता है। अब हम समझते हैं कि ये किस तरह प्रिसिपिटेट करते हैं। अब अगर इंसुलिन हमारे जिस्म में डिक्रीज हो जाता है, सही है, बॉडी में इंसुलिन डिक्रीज है, तो ब्लड ग्लूकोज तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लड है और ये सेल है, हमारे पास ये ब्लड है और ये सेल है। अब ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, सही है, लेकिन अब ये जब सेल में इंटर होते हैं उसके लिए इंसुलिन रिक्वायर्ड होते हैं, सही है, इंसुलिन रिक्वायर्ड। अब इंसुलिन की डिफिशियंसी है तो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। अब जब ब्लड में ज़्यादा होते हैं तो फिर ये ब्लड में यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे, सही है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे, सही है। जब यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं तो ये अस्माटिक डायूरेसिस काज करता है, अस्माटिक डायूरेसिस काज करता है जिसकी वजह से पॉली यूरिया हो जाते हैं और बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है जिसकी वजह से पॉली डिप्सिया हो जाता है, सही है। हमें थर्स्ट लगती है जिसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं, सही है। अब सेल जो है ये ग्लूकोज यूज नहीं करता। अब हमें ऐसा लगता है कि बॉडी में ग्लूकोज कम है, तो आल दो बॉडी में तो होते हैं लेकिन यूज नहीं कर सकता ना, तो हमें हंगर की फीलिंग होती है, सही है, जिसको हम पॉलीफेजिया कहते हैं, पॉलीफेजिया कहते हैं, सही है। अब ब्रेन तो हमारे पास टोटली टोटली ग्लूकोज यूज करता है जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, सही है, जिसमें फॉर एग्जांपल इसमें ग्लूको न्यूजेनेसिस जेनेसिस प्लस इंक्रीज होते हैं, सही है। ग्लाइकोजेनेसिस जो होते हैं ना वो डिक्रीज होता है, लिपोलिसिस जो होते हैं ना वो लिपोलिसिस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, फ्री फैटी एसिड्स डिग्रेडेशन हो जाती है, सही है, कैटाबॉलिज्म होती है। लेकिन इसी प्रोसेस में हमारे पास कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन होती है, कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन होती है। इसलिए डीके के पेशेंट में हमारे पास क्या होता है, कीटोन बॉडीज इंक्रीज होती है। अब हम आते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। अब आपने पेशेंट को रिसीव किया, इसको किस तरह डायग्नोस करेंगे, सही है। इसके लिए अर्जेंट बेस पे आरबीएस करेंगे, आरबीएस ग्रेटर देन 250 मिलीग्राम पर डिसीलीटर से ज़्यादा होता है। यूरिनरी और सीरम कीटोन जो होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन मोस्ट जो है ये सीरम कीटोन जो है सेंसिटिव, सही है। और इसके लिए हम एबीजीज भी करेंगे। एबीजीज में हम एक तो पीएच देखते हैं वो लेस देन 7.3 होता है और दूसरी उसमें बाइकार्ब देखते हैं।
बाई कार देते हैं वो 15 मिलीमोल से वो डिक्रीज होता है। सही है। अब हम ये स्लाइड दिखाते हैं कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। हाइपरग्लाइसीमिया होता है, सीरम कीटोन यूरिनरी कीटोन पॉजिटिव होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है यानी पीएच 7.3 से कम होता है, एंड बाई कार्बोनेट जो है वो लेस देन 15 मिलीमोल पर लीटर होता है। सही है। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं इसके लिए ईसीजी हम करेंगे, चेस्ट एक्सरे हम करेंगे, यूरिन यूरिन कल्चर हम करेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी भेजेंगे। सही है। और दूसरी बात सीरम इलेक्ट्रोलाइट भेजेंगे। सही है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पोटाशियम की रेंज होते हैं, तो जो पोटाशियम होते हैं ना वो देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है उसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे। सही है। अब हम पढ़ते इसके फ्लूइड थेरेपी के बाद। जब आप पेशेंट को रिसीव करते हैं तो उसके हम ब्लड प्रेशर देखते हैं। सही है। क्योंकि वो तो डिक्रीज होगा तो इसलिए उसको, और डिहाइड्रेट जो होगा बंदा, इसलिए इसको हम रैपिड फ्लूइड हम देंगे। सही है। रैपिड फ्लूइड में हम इस तरह देखते हैं कि, और दूसरी बात यह है कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं अगर सोडियम नॉर्मल रेंज में होते हैं यानी 135 से 145 के रेंज में होते हैं तो हम यूज़ करेंगे 0.9% नॉर्मल सेलाइन। अगर ये इससे ज़्यादा होते हैं यानी वन सोडियम जो है ये 145 से ज़्यादा है तो हम यूज़ करेंगे 0.45% नॉर्मल सेलाइन यानी हाफ सेलाइन यूज़ करेंगे। सही है। इस बात की हम वो करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम ब्लड ग्लूकोज को भी देखेंगे। सही है। ब्लड ग्लूकोज को भी देखेंगे। अगर ब्लड ग्लूकोज जो है वो ब्लड ग्लूकोज 250 से कम हो गया मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो हम नॉर्मल सेलाइन को स्विच करेंगे 10% डेक्सट्रोज से और एट द रेट ऑफ 1 to 5 मिलीलीटर पर आवर हम देंगे। सही है। इस हिसाब से हम देंगे। अगर हम नॉर्मल सेलाइन नॉर्मल सोडियम जो है नॉर्मल रेंज में है और ब्लड ग्लूकोज 250 से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम नॉर्मल सेलाइन यूज़ करते हैं। और वो किस हिसाब से देते हैं कि फर्स्ट लीटर जो है वो हम देंगे 30 मिनट्स में, वो रैपिड देंगे। सही है। 30 मिनट्स में। सेकेंड लीटर जो है वो देंगे 1 आवर में। थर्ड लीटर जो है वो देंगे 2 आवर में। 4 लीटर भी देंगे 2 आवर में। 5 और 6 लीटर ये दोनों जो है 4 आवर में हम देंगे। सही है। ये भी 4 आवर में, ये भी 4 आवर में। 7 लीटर जो है ये हम 6 आवर में देंगे। सही है। ये डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं लेकिन मोस्टली जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है ये यही प्रोटोकॉल है। सही है। और हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट को दे चेक करेंगे। अगर इसमें पोटाशियम लेस देन 5.5 से कम है तो हम ईच लीटर में 20 ml KCl हम ऐड करेंगे। सही है। ईच लीटर में 20 ml KCl ऐड करेंगे। सही है। अगर पोटाशियम जो है 5.5 से ग्रेटर है तो हम KCl जो है वो इसमें ऐड नहीं करेंगे। सही है। इस बात को भी हम इसी बात को बहुत ज़्यादा हम देखेंगे। सही है। क्योंकि फिर पोटाशियम की डिरेंजमेंट ताकि ना हो। सही है। ये टेबल है, ये मैंने लिखा है कि 1 लीटर सोडियम इन 30 मिनट्स इफ पोटाशियम इज लेस देन 5.5 देन 820 ml KCl। इसी तरह हम ये सारे लीटर देंगे। सही है। अब ब्लड ग्लूकोज भी अगर 250 से कम है देन स्टार्ट 10% डेक्सट्रोज एट द रेट ऑफ 1 to 5 ml पर आवर। अब हम इसके बाद इंसुलिन थेरेपी के बारे में आते हैं। सही है। इंसुलिन थेरेपी में अगर हम स्टेट में इंसुलिन देते हैं रेगुलर इंसुलिन तो वो देंगे 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से देते हैं। इसको हम आईवी भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। सही है। लेकिन
इसके लिए भी हम पोटेशियम देखेंगे कि पोटेशियम नॉर्मल रेंज में हो, नॉर्मल रेंज में हो। अगर नॉर्मल से कम है तो फिर हम इंसुलिन स्टेट में नहीं देंगे, ये बात याद रखें, सही है। और रेगुलर इंसुलिन स्टेट में देने के बाद इसको हम इन रेगुलर इन्फ्यूजन में भी देंगे, सही है। रेगुलर इन्फ्यूजन में देने के लिए उसका डोज है 0.1 यूनिट पर केजी पर आर। इसको हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे? इसको हम नॉर्मली इस तरह करते हैं कि 100 ml 100 यूनिट्स रेगुलर इंसुलिन डालते हैं हम 100 ml नॉर्मल सेलाइन में। तो उसको हम अगर 60 kg बंदा है तो फिर 6 ml पर आर के हिसाब से देते हैं। इस तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इंसुलिन थेरेपी हम रेगुलर इंसुलिन 0.1 यूनिट पर केजी हिसाब से देते हैं और आईवी सबकट दोनों दे सकते हैं, लेकिन हम पोटाशियम को देखेंगे। पोटाशियम के देखेंगे वो 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए, सही है। इस तरह रेगुलर इंसुलिन स्टार्ट करेंगे 0.1 यूनिट पर केजी पर आर के हिसाब से, सही है। इसको हम प्रिपेयर किस तरह करेंगे कि 100 यूनिट इंसुलिन प्लस 100 ml नॉर्मल सेलाइन पेयर बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं कि मतलब अगर 60 kg है 60 kg तो 6 ml से स्टार्ट करेंगे, अगर 70 kg है तो फिर 7 ml पर आवर से, सही है। इसी हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते वाइटल्स की। वाइटल्स मॉनिटरिंग इस तरह करेंगे, इसमें हम रेगुलर जो है वो वाइटल्स मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब बीपी चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे और पल्स चेक करेंगे। सेचुरेशन 4 अर्ली के हिसाब से हम चेक करते हैं, सही। आरबीएस 1 अर्ली के हिसाब से हम चेक करते हैं, एबीजी 4 अर्ली के हिसाब से चेक करते हैं, यूरिन आउटपुट इनपुट भी देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे 4 अर्ली, सही है। ये बहुत ज़रूरी है, मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया भी अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है। और ये भी देखेंगे कि ग्लूकोज जो है ये 10 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में डिक्रीज होना चाहिए, इससे ज़्यादा डिक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैर सेरेब्रल एडिमा भी काज कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, सही है। इस चीज़ की हम मॉनिटरिंग करेंगे। और पोटाशियम, क्योंकि जब इंसुलिन ज़्यादा बॉडी में हमने रेगुलर इन्फ्यूजन पे इंसुलिन लगाया हो तो पोटेशियम सेल में तो इंटर होंगे ना। इसके बाद हम सीरम कैल्शियम रेगुलर मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेगुलर इन्फ्यूजन पे बंदा है, पेशेंट रेगुलर इन्फ्यूजन पे है, तो हम पोटेशियम चेक करेंगे कि ऐसा ना हो कि हाइपोकिलीमिया में चला जाए बंदा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है इंसुलिन की वजह से पोटेशियम सेल में इंटर होते हैं, सही है। तो हाइपोकिलीमिया में जा सकता है, तो इसी को मॉनिटरिंग करने के लिए सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम चेक करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब हम किस तरह करेंगे कि पेशेंट जो है डीकेए से आउट है और नॉट, तो हम एबीजीज के बेस पे हम देखते हैं, तो हम एबीजीज के बेस पे हम देखते, क्योंकि सीरम कीटोन जो होते हैं ना ये जल्दी जो है वो नेगेटिव नहीं होता, सही है। तो एबीजीज पे होते हैं, पीएच जो है नॉर्मल रेंज में होना चाहिए और मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होना चाहिए, तब जाके हम कह सकेंगे कि ये डीके से आउट है, सही है। इसके बाद फिर पेशेंट को इंसुलिन के बारे में हम समझाएंगे, डाइटरी कंट्रोल के बारे में कौंसल करेंगे, सही है। इंसुलिन जो वो लगाते हैं ताकि ये डोज मिस ना हो, और डाइट कंट्रोल अच्छा होता है कि वो दोबारा डीके में जो है वो ना चला जाए।